हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जियो स्किल। आज हम रामसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अब किसी टॉपिक के ऊपर भी एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा, जिससे हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होते जाए। तो एक दो क्वेश्चन मैंने जब ये सेट के और आरपीएससी के जो एग्ज़ाम है इसके जब पेपर सॉल्व किए तो रामसे क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके साथ साथ रामसे क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जीएसआई प्री में भी आता है। इसके बाद स्टेट के जितने जो एग्जाम हो रहे हैं इन सब में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और सेट एग्जाम जो होता है इसमें भी रामसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते ही और ये पूरे स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हमको इसको ध्यान से समझना है कि ये इसका जो एक एक स्टेटमेंट है ये आप तब अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आप इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझेंगे और क्लियर रखेंगे। ये हमारा एक मैंने फोटो रखा है, ये हमारे रामसे सर हैं, उनका नाम जॉन जी रामसे है। ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी, जो इनको एक फोल्ड का मॉडल गिफ्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये फोल्ड जो बना हुआ है ये इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझाया हुआ ही फोल्ड है। तो चलिए हम रामसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। और इस रामसे क्लासिफिकेशन में जो हमारे मेन की पॉइंट होंगे, नेचर ऑफ डीप आइसोगोन कि डीप आइसोगोन क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है, आउटर और इनर कर्वेचर, इंटर लिम्ब एंगल, ठीक है, और थिकनेस ऑफ लिम्ब और थिकनेस ऑफ हिंज एरिया, इसके साथ ऑर्थोगोनल थिकनेस और एक्सियल ट्रेस थिकनेस। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। रामसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा फोल्ड के बारे में डिटेल ले लेते हैं कि एक्चुअल में फोल्ड होता क्या है और ये कैसे फॉर्म होता है और इसकी क्या क्या फोर्सेस हैं जो इस पर अप्लाई करने से ये रॉक को स्टार्टा जो है, अनडिफॉर्म स्टार्टा जो है वो फोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो फोल्ड जो होता है ये आपका क्या होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तो जनरल व्यू है, आप सब जानते हैं कि फोल्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से वेवी स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बैंडिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई क्लियर करने की बात नहीं है। दूसरा इसका पॉइंट है कि फोल्ड आर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ डक्टाइल डिफॉर्मेशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि फोल्ड का जो फॉर्म होता है ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब डिफॉर्मेशन भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, कि सबसे पहले आपका ये जो डिफॉर्मेशन है ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स आपका जो रॉक है ये थोड़े प्रेशर के बाद अगर हमने इसमें स्ट्रेस लगाया तो एक एक लिमिट होती है स्ट्रेस को, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो एक लिमिट होता है स्ट्रेस को लेने की। इसके बाद ये क्या होता है, इस लिमिट जब क्रॉस हो जाती है स्ट्रेंथ की तो ये जो रॉक है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जब ब्रेक हो जाता है तो इसी को ये हम ब्रिटल रॉक बोलते हैं। तो ब्रिटल रॉक क्या होता है, ये अर्थ सरफेस के सरफेस में मिलता है आपको, जहाँ पे ज़्यादा रॉक ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हो पाता है, इनकॉम्पिटेंट रहता है और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है वो। ठीक है, तो यहाँ वहाँ ब्रिटल रॉक मिलता है। और दूसरा होता है डक्टाइल। डक्टाइल रॉक क्या होता है कि जब आप अर्थ सरफेस में, ये आपका जैसे मान के चलिए आपका ये क्रस्ट है और इस क्रस्ट की थिकनेस आप लेके चलिए 30 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर में जो ये आपका अप टू 15 किलोमीटर जो होता है ये जो रॉक होती है ये ब्रिटल बिहेवियर शो करती है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि पूरा जो आपका लिथोस्फीयर है ये ब्रिटल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये पूरा ब्रिटल बिहेवियर है। लिथोस्फीयर मीन्स मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल डिवीजन में क्या हम देखते हैं कि उस रॉक की डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटल है कि प्लास्टिसिटी है। तो लिथोस्फीयर जो डिवीजन है वो तो ब्रिटल बिहेवियर के बेस पे किया गया है ना। तो अगर ब्रिटल बेस पे इसको डिवीजन किया गया तो पूरा लिथोस्फीयर ही आपका क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको फोल्ड क्यों मिलता है सर, अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में हमको फोल्ड क्यों मिलता है। अगर ये पूरा लिथोस्फीयर ब्रिटल बिहेवियर शो कर रहा है फिर भी हमको हमको तो सारी जगह फॉल्ट ही मिलना चाहिए। ठीक है, या तो रॉक में फ्रैक्चर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको फोल्ड मिलता है, क्यों, वाई। तो इसके पीछे रीजन है कि आपका जो अर्थ क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है, ये लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है ये आपकी अप टू 100 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, और इस 100 किलोमीटर में जो अप टू
15 किलोमीटर का जो रेंज होता है, ये रॉक की स्ट्रेंथ जो होती है, ये स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर कम लग रहा है पहली बार। ठीक है ना, जितना ज्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर उतना ज्यादा रॉक का स्ट्रेंथ होता है। तो इस कन्फाइनिंग प्रेशर यहाँ पे कम लग रहा है। यहाँ पे पोरस एक्टिविटी ज्यादा है, पोरस एक्टिविटी ज्यादा होने से स्ट्रेंथ ऑफ रॉक जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड प्रेशर लगेगा इसमें। ठीक है, और इसके साथ इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो भी हाई होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन लीनियर होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से इस रॉक में इस रॉक की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज जो हैं वो अप टू 15 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर ये वर्क करते रहते हैं। इस वजह से इस रॉक में लिथोस्फीयर के अंदर भी बहुत ज्यादा ब्रिटल बिहेवियर शो करने वाले रॉकों का एक डिवीजन हो जाता है। और उसके नीचे जो रॉक होती है, ये रॉक क्या होती है, कॉम्पिटेबल रॉक होती है, कॉम्पिटेंट रॉक होती है। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट रॉक क्या होती है कि जल्दी ब्रेक नहीं हो पाती, ये बहुत, इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ हाई होने से क्या होता है कि अगर इसमें हर कोई प्रेशर, आप जितना प्रेशर आप ऊपर अप टू 15 किलोमीटर के रॉक में लगा रहे हैं, उतनी प्रेशर अगर आप इन अबाउट 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के ऊपर की जो रॉक्स हैं डेप्थ वाइज, उसमें अगर लगाएंगे तो ये रॉक बेंड नहीं, ये रॉक ब्रेक नहीं होगा, ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर भी बहुत स्ट्रांग है। और कन्फाइनिंग प्रेशर के साथ साथ इसमें जो आपका लिक्विड एक्टिविटी है वो भी कम है, टेम्परेचर भी इसका जो है वो मेंटेन है, टेम्परेचर में इसमें फ्लक्सेशन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस रॉक को कॉम्पिटेंट बना देती है, स्ट्रांग बना देती है। तो इसमें डक्टिलिटी बिहेवियर आ जाता है। इसलिए हमको जितनी भी फोल्ड या फिर आपको माइनोलाइट इन टाइप की जो स्ट्रक्चर मिलती है, वो आपको फॉल्ट डेवलप होने के 15 किलोमीटर के नीचे, जैसे अगर ये कोई रॉक है, अगर इसमें फॉल्ट हो गया है, तो इस फॉल्ट के जोन से 15 किलोमीटर एबोव या 20 किलोमीटर एबोव पर आपको फोल्ड भी दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्ड भी दिखेगा, क्योंकि फोर्स तो पूरे बल्क में लग रहा है, लेकिन बल्क में लगने के बाद जो ये 15 किलोमीटर का रेंज है, ये आपका ब्रेक हो जाता है। और उससे नीचे वाली जो रॉक है, ये वाला रेंज जो है, ये आपका ब्रेक नहीं हो पाता है, ये बेंड हो जाती है और यहाँ पे फोल्ड बन जाती है। तो फोल्ड के नीचे ही आपको फोल्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आपको समझना है। यहाँ पे लोग कभी कभी गलती कर देते हैं कि फोल्ड फोल्ड अलग है, फॉल्ट अलग है। ठीक है, और लिथोस्फीयर तो ब्रिटल है, तो फिर अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे लिथोस्फीयर ब्रिटल है, अब ब्रिटल है तो यहाँ फोल्ड क्यों मिल रहा है, तो ये इसका एक रीजन है कि इसमें आपके लिथोस्फीयर में भी कुछ रॉक जो होते हैं बहुत स्ट्रेंथ वाले होते हैं, लो स्ट्रेंथ वाले होते हैं। तो लो स्ट्रेंथ वाले जो रॉक होते हैं वो ब्रिटल बिहेवियर शो कर जाता है, और फोल्ड जो जहाँ पे बनता है वो डक्टाइल बिहेवियर से। हालांकि ये भी जो रॉक है ये ब्रेक होगा, किसी न किसी पॉइंट पे ब्रेक होगा जब इसकी स्ट्रेंथ क्रॉस होगी तो। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो फोल्ड बनता है वो कहाँ पर बनेगा आपका, जहां आपकी डक्टाइल प्रोसेस हो, डक्टाइल डिफॉर्मेशन हो, ब्रिटल डिफॉर्मेशन नहीं हो, अबव 15 किलोमीटर। ठीक है ना, इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, द मेन थिंग अबाउट फोल्ड दैट दे वेरी इन देयर जियोमेट्रिक शेप। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि हम जो फोल्ड पढ़ते हैं, कोई फोल्ड होता है चेवरॉन फोल्ड, ठीक है ना, कोई फोल्ड होता है कॉन्सेंट्रिक फोल्ड, ठीक है, कोई फोल्ड होता है रिकम्बेंट फोल्ड, कोई फोल्ड आपको आइसोक्लाइनल फोल्ड मिल जाता है। ठीक है, कोई रिक्लाइंड फोल्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो फोल्ड हैं, ये आपके अलग अलग जियोमेट्रिक शो कर रहे हैं ना। तो इन जो जियोमेट्रिक्स है, इसकी वजह से हम क्या पता कर सकते हैं कि अर्थ में जो क्रस्ट में जो प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा, कि वो पैलियो जो डायरेक्शन होगा प्रेशर का वो कैसा होगा। तो इसी जियोमेट्रिक शेप की वजह से हम इस फोल्ड की स्टडी करते हैं। फोल्ड से हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर फोल्ड मिल गया तो हम फील्ड में गए तो फोल्ड मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर इस फोल्ड की वजह से जो हमारे जो इनडायरेक्ट जो प्रेशर आ रहे हैं, कि इसका डायरेक्शन क्या है प्रेशर का, ठीक है ना,
तो जो डायरेक्शन हमको मिलता है फोल्ड की वजह से, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, और इसके साथ रॉक के बिहेवियर हमको समझ में आता है कि रॉक कॉम्पिटेंट है कि इनकॉम्पिटेंट है। कभी आप अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो कॉम्पिटेंट रॉक होता है उसमें अलग प्रकार की आपको फोल्डिंग मिलेगी, और इनकॉम्पिटेंट रॉक में अलग प्रकार की फोल्डिंग मिलेगी। इसके पीछे रीजन क्या है? जो इनकॉम्पिटेंट होता है वो जल्दी बेंड होगा, कॉम्पिटेंट जो होगा वो धीरे से बेंड होगा। तो यहीं पे रामसे सर आते हैं और इस फोल्ड को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वो वेट पे भी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है कि कैसा कर्वेचर होने से कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर कोई फोल्ड में ज्यादा कर्वेचर है तो इसका ये मतलब है कि वो उसकी स्ट्रेंथ कम है उस रॉक की, इसलिए वो जल्दी बेंड हो गया। तो ये भी एक रीजन बनता है, ठीक है। इसके साथ आपको इसमें और एक पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोल्ड आर फॉर्म इन लिथोस्फीयर इनसाइड अर्थ वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर क्वाइट हाई। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने लिथोस्फीयर को आपको क्या बोला था कि ये आपका ब्रिटल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। फिर भी हमको यहाँ पे डक्टाइल नेचर के फोल्ड कैसे मिल रहे हैं, तो इसका यही रीजन है कि उस लिथोस्फीयर में भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हाई कॉन्फाइंड प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब इसी वजह से इस रॉक की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस रॉक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसमें जो प्रेशर लगते हैं वो प्रेशर क्या करते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पाते, उसको बेंड कर देते हैं। तो इस वजह से फोल्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो जब यहाँ स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ये रॉक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फॉल्ट जो है आपको सरफेस में मिलेगा, लेकिन फोल्ड जो है वो आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के डेप्थ में आपको फोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, टेम्परेचर आर क्वाइट हाई। ये टेम्परेचर भी हाई होता है क्योंकि डेप्थ वाइज अगर आप नीचे जा रहे हो तो उसमें टेम्परेचर भी हाई मिलेगा। अब इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है कि ये टेम्परेचर जो होता है वो फ्लक्स करता है, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है। तो इससे जो है वो रॉक की स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोल्ड टू शॉर्टनिंग ऑफ लेयर। ये देखिए मैंने बार बार यही चीज बता रहा हूँ आपको कि ये आपका कोई बेड है और इस पे तो आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर इस बेड पे जो ऊपर है इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये शॉर्टनिंग नहीं करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं यहाँ अगर लगा रहा हूँ तो ये ब्रेक नहीं होता है, ये शॉर्ट कर जाती है। इसकी जो ये एक्सिस थी पहले, इसकी लेंथ अगर ऐसी है तो ये शॉर्ट होके ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स है और ये एक्स डैश है, तो ये छोटी हो जाएगी, तो शॉर्टनिंग होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, फोल्ड टू नॉट रिजल्ट फ्रॉम कन्फाइनिंग प्रेशर। इस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि फोल्ड जो होता है ये कन्फाइनिंग प्रेशर का रिजल्ट नहीं है। मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर बहुत हाई होता है। कहाँ पे, अप टू 15 किलोमीटर आपका जो कन्फाइनिंग प्रेशर है ये आपका हाई नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा डेप्थ वाली जो रॉक है यहाँ पे आपको कन्फाइनिंग प्रेशर हाई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर हाई होने से रॉक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रॉक की स्ट्रेंथ बढ़ गई, रॉक की स्ट्रेंथ बढ़ी तो ये फोल्ड जो अब जो रॉक है जल्दी बेंड नहीं होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है। मान के चलिए कि कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अगर मैं चारों तरफ से 1000 मेगा बार प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 1000 का प्रेशर लगा रहा हूँ, मैं यहाँ भी 1000 का प्रेशर लगा रहा हूँ। ये आप मेगा पास्कल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी आपको प्रेशर का यूनिट है वो यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो ये भी 1000 के आसपास मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये जो प्रेशर होती है इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर या लिथोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रॉक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये रॉक कॉम्पिटेंट होता जा रहा है,
जल्दी ब्रेक होने वाला रॉक नहीं है, अब स्ट्रांग होता जा रहा है ये रॉक, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की वजह से एक रिवर्स फॉल्ट डेवलप कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स फॉल्ट डेवलप होने से जो इस जगह पे रिवर्स फॉल्ट डेवलप होने से ये जो प्लेट की मूवमेंट है ये क्या हुई, लेफ्ट साइड हो गई। अब लेफ्ट साइड होने से यहाँ पे जो 1000 का जो प्रेशर लग रहा था ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, लो हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो होने से अब इसका जो प्रेशर है ये 1000, ये 1000 और ये 1000, अब ये चेंज हो जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर में। अभी तक के सेम प्रेशर ऑल डायरेक्शन में लग रहा था जो लिथोस्टैटिक और कन्फाइनिंग प्रेशर था, अब ये प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, और सेम इसी तरीके से एक्टिविटी इस जगह पे भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, तो यहाँ भी लो प्रेशर हो गया। तो ये फोल्ड में अब क्या हो रहा है आपको देखिए, इसमें डायरेक्ट प्रेशर जो है आपको जो आपका स्ट्रेस जो लग रहा है सिग्मा 1 जो है, मैक्सिमम प्रेशर जो है आपका वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बोल सकते हैं हम कि जो ये आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये बेंड हुई, तो कुछ ऐसे ये आपका फोल्ड डेवलप कर जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये फोल्ड जो है कुछ ऐसा डेवलप क्योंकि प्रेशर आपका यहाँ लगा और एक यहाँ लगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस जो था आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये तो ब्रेक होगा नहीं इस जगह वाला, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लेंथेनिंग कर जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना कि फोल्ड कैसे डेवलप हो रहा है नेचर में, ठीक है। इट्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेन। मैं एक प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में आपको बताया है। तो स्ट्रेन में मैंने बताया ना आपको कि ये कोई बॉडी अनडिफॉर्म बॉडी है, इस अनडिफॉर्म बॉडी में अगर ये कोई वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, और अगर इसमें हम कन्फाइनिंग कोई भी डिफरेंशियल प्रेशर लगाते हैं तो ये एक्स एक्सिस शॉर्ट हो जाएगी और वाई एक्सिस जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो एक्सिस है इसमें फोलिएशन डेवलप होता है, और ये जो एक्सिस है इसमें बेंडिंग और फोल्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं फोल्ड को, ठीक है। तो अभी हमको मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि फोल्ड है क्या, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है रामसे क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो रामसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी फोल्ड की बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको रामसे क्लासिफिकेशन जो है उसकी क्राइटेरिया, उसका जो एम है वो आपको क्लियर। सबसे पहले देखिए कि ये एक्सियल प्लेन क्या होता है। जैसे ये कोई फोल्ड, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि ये जब कोई फोल्ड होता है तो उस फोल्ड के दो लिम्ब को, ये लिम्ब 1 हो गया, एक्सियल प्लेन होती है ये क्या होती है आपकी हिंज लाइन से पास होगी, ये आपकी हिंज लाइन है। जहाँ फोल्ड का मैक्सिमम कर्वेचर होता है उस पॉइंट को हिंज पॉइंट बोलते हैं, और उसी पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हिंज लाइन बोला जाता है। और उस हिंज लाइन से पासिंग होने वाली एक प्लेन होती है, इमेजिनरी प्लेन, जो फोल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ये होता है डीप आइसोगोन, ठीक है ना। डीप आइसोगोन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है ये, इसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल सा वर्ड। डीप क्या होता है, डिप होता है आपका किसी भी बेड की डिप, ठीक है ना, कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना बेंड हुआ है, ठीक है, यही तो डीप होता है ना। अब डीप आइसोगोन, आइसो मीन्स क्या, सेम, ठीक है ना। तो सेम डीप वाली जो लाइन होती है उसको हम डीप आइसोगोन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सेम डीप वाली मतलब 2 डीप होना चाहिए, तो वो 2 डीप कौन सी होती है, देखिए फोल्ड में क्या होता है कि आपका वो 2 लेयर से मिलके बनता है। वैसे तो मल्टीपल लेयर होती है, लेकिन एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर को हम कंसीडर करेंगे। तो ये जैसे देखिए ये कोई फोल्ड बेड है, तो इसका जो लोअर प्लेन बेड है इसको हम लोअर लेयर और अपर प्लेन बेड को हम अपर लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों ही बेंड हुए हैं, अब दोनों बेंड हुए हैं तो दोनों के अलग अलग डीप अमाउंट होंगे। तो इसका हम हॉरिजॉन्टल के साथ डीप कैसे लेते हैं, हम डायरेक्ट इसका डीप निकाल सकते हैं ऐसे, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया,
ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसका डीप लेंगे तो सबसे पहले हमको एक पॉइंट लेना होगा, जिस पॉइंट से हमको डीप लेना है। जैसे कि इस पॉइंट पे हम अब अलग अलग पॉइंट पे इसकी डीप अलग अलग आएगी, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिस पे इसकी डीप अलग अलग आएगी। तो हमको वो पॉइंट लेना है जहाँ पे डीप एक्चुअल में हमको मेजरमेंट करने के लिए चाहिए। तो हमने पॉइंट वन को ये सेलेक्ट कर लिया और इसका पॉइंट वन ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इस पॉइंट से मैच करते हुए एक इंटरसेक्शन लाइन में खींच लेता हूँ जो इस पॉइंट को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ जो इसका एंगल होगा, ये एंगल मैंने मेजर कर लिया थीटा 1, और सेम इसके साथ जो इसका एंगल होगा ये मैंने मेजर कर लिया थीटा 2। ठीक है, अब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 अगर हो गया तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे डीप आइसोगोन। अगर थीटा 1 थीटा 2 नहीं हुआ तो ये लाइन डीप आइसोगोन नहीं होगी, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैंने दोनों में कोई एक एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ए में जो मैंने एंगल मेजर किया है और पॉइंट बी में मैंने जो एंगल मेजर किया है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के एंगल अगर 60 डिग्री पॉइंट ए का है तो 60 डिग्री पॉइंट बी का अगर एंगल है तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम डीप आइसोगोन बोलेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन को हम डीप आइसोगोन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखिए पहले तो। अगर ये दोनों एंगल मेजर नहीं होते हैं, सेम नहीं आते हैं, तो ये लाइन डीप आइसोगोन नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमको सबसे पहले डीप आइसोगोन क्रिएट करना है, मतलब इक्वल डीप वाली लाइन को हमको मिलाते हुए डीप आइसोगोन बनाना है। रामसे सर ने यही किया, इक्वल डीप वाली लाइन जो इस पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम इधर भी वही पॉइंट देखेंगे कि 60 डिग्री वाला एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये मिलाएंगे लाइन, ये डीप आइसोगोन हो जाएगी। ये डीप आइसोगोन नहीं होगी। अब यहाँ 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी डीप आइसोगोन। अब इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल थिकनेस। ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होता है? तो थिकनेस ऑफ फोर मेजर परपेंडिकुलर टू एक्सियल प्लेन। देखिए ये आपको डेफिनेशन शायद क्लियर ना हो, पर मैं आपको ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होता है ये बता देता हूँ। जो आपने टेंजेंट डीप आइसोगोन के लिए निकाला था, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। अब ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, पहले वर्ड को फिर से देखिए। ऑर्थोगोनल मतलब होता ही है कि आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, या स्ट्रेट। तो जब मैं ये डीप आइसोगोन निकालने के लिए जिस टेंजेंट का मैंने यूज किया था, ये टेंजेंट जो है आपका, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इन दोनों पॉइंट का मैंने एक टेंजेंट लिया। ठीक है, ये टेंजेंट लिया और एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका, समझ लीजिए ये, और ये पॉइंट आपका बी है, और इस टेंजेंट को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक किया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अब ये जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो दोनों का एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये मिला दिए इस लाइन को, तो ये डीप आइसोगोन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है ऑर्थोगोनल। जो ये टेंजेंट हमने लिम्ब 1 और लेयर 1 और लेयर 2 के लिए खींचा है एंगल लेने के लिए, इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल थिकनेस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका तो इससे फोल्ड से कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख नहीं रहा है। मुझे ये बताइए कि जब इस लिम्ब की थिकनेस अगर कम हो जाए, ये जो थिकनेस है, अगर ये कम हो जाए तो आपका ये जो लेंथ है ऑर्थोगोनल थिकनेस का, ये भी कम होगा। और लिम्ब की थिकनेस अगर बढ़ जाए तो आपका ऑर्थोगोनल थिकनेस भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऑर्थोगोनल की जरूरत पड़ी। देखिए मान के चलिए ये दोनों में तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, तो डीप आइसोगोन का ये हुआ, ऑर्थोगोनल थिकनेस भी यही हुआ। ठीक है, तो डीप आइसोगोन पैरेलल टू ऑर्थोगोनल थिकनेस हो गया, हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो हिंज के थिकनेस के बराबर हुई। अब यहाँ पे मान के चलिए 60 डिग्री एंगल वाली दोनों 60 डिग्री
एंगल रखते हैं, डीप रखते हैं दोनों लेयर, लेयर 1 और लेयर 2। इसका टेंजेंट ये हुआ, इसका टेंजेंट ये हुआ, तो इसकी जो थिकनेस है इसमें चेंजेस आएगी इसके कंपैरिजन में। तो ये ऑर्थोगोनल थिकनेस का मेन फंडामेंटल है कि हम ऑर्थोगोनल थिकनेस इसलिए ले रहे हैं कि लिम्ब और हिंज का जो थिकनेस है वो हम एक्यूरेट के साथ मेजर कर पाए, ठीक है, उस टेंजेंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सियल ट्रेस थिकनेस, ठीक है। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस क्या होता है? थिकनेस ऑफ द फोल्ड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन मैंने आपको बताया अभी, ये इमेजिनरी प्लेन है पासिंग फ्रॉम हिंज लाइन डिवाइडिंग फोल्ड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये कोई आपका फोल्ड है, ठीक है, और इसके ये लेयर हैं, एक आपका ये लेयर 1 हुआ, ये लेयर 2 हुआ, तो देखिए, तो थिकनेस पैरेलल टू एक्सियल प्लेन, इस एक्सियल प्लेन के पैरेलल में जो थिकनेस है इसको हम बोलते हैं एक्सियल ट्रेस थिकनेस, ठीक है ना। ये आपकी हिंज जोन के पास जो थिकनेस है इसको हमने मेजर किया, जो डिस्टेंस है आपकी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सियल ट्रेस की थिकनेस को दूसरे जगह पे लेके जाता हूँ और वहां पे चेक करते हैं हम कि उस जगह पे इसकी थिकनेस क्या होगी। देखिए, अब मैं इसी एक्सियल प्लेन को यहाँ पर बनाऊं तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, बढ़ जाएगी। ये अब कितना हो जाएगा, ये एक्स डेस इसका थिकनेस हो जाएगा, तो ये थिकनेस इंक्रीज हुआ ना। अब यही एक्सियल प्लेन अगर मैं और नीचे लेकर आऊं, ये नीचे लेके आऊं, तो इसकी थिकनेस और बढ़ती जा रही है। तो हमको एक्सियल प्लेन जो है, जो आपकी कांस्टेंट रहेगी, इस एक्सियल प्लेन के रिस्पेक्ट में हमको फोल्ड के लेयर के बीच में जो थिकनेस है वो चेक करना है कि वो कितनी है, ठीक है ना। तो ये एक टर्मिनोलॉजी हो गया जिसके बेस पे हम फोल्ड को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि कोई भी एक एक्सियल प्लेन है फोल्ड का, इस एक्सियल प्लेन के पैरेलल फोल्ड के लेयर के बीच में जो थिकनेस है उसको हमको मेजर करना है। ये ऑर्थोगोनल थिकनेस से डिफरेंट। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया अभी? सबसे पहले हमने क्लियर किया कि डीप आइसोगोन क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया ऑर्थोगोनल थिकनेस, ऑर्थोगोनल थिकनेस। तीसरा पॉइंट हमारा एक्सियल ट्रेस का जो थिकनेस होता है ये, ठीक है ना। तो इन्हीं तीन टर्मिनोलॉजी और इसके बाद आपके आती है हिंज और लिम्ब की जो रेशियो है, इस ये चारों टर्मिनोलॉजी के बेस पे हम फोल्ड को क्लासिफाई करेंगे। ये आराम से सर ने फोल्ड को क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। तो ये जो है आगे मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये दिखाया है तो आपको बस ध्यान से देखना है इसको। देखिए, ये आपका कोई बेडिंग प्लेन था जो फोल्ड हो गया, तो ये फोल्ड होने के बाद ये लोअर प्लेन बेड है आपका, ठीक है। ये आपका अपर प्लेन बेड हो गया L1, लोअर प्लेन बेड L2 हो गया, ठीक है। ये इस प्लेन बेड में जो हिंज लाइन है उसको कनेक्ट करते हुए एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है जिसको हमने बोल दिया एक्सियल प्लेन, ठीक है। अब अपर प्लेन बेड जो है, ये आपका अपर प्लेन बेड है, यह लेयर 1 है। इसका अगर हमको डीप लेना है तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने एंगल लिया अल्फा, ठीक है। अब लोअर जो लेयर है L2, इसका मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल लिया। इन दोनों के ऐसे पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे दोनों का एंगल सेम आ रहा है। तो इन जो पॉइंट है इनको मिलाने वाली लाइन को हमने क्या बोला, डीप आइसोगोन, ठीक है। डीप आइसोगोन बोला अभी। अब ये पॉइंट 1 हो गया आपका क्लियर, एक्सियल प्लेन क्लियर, ठीक है। जो इनको टेंजेंट जो जा रही है इसका फोल्ड के लेयर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल थिकनेस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये ऑर्थोगोनल थिकनेस जो होता है ये लिम्ब के थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर ये लिम्ब का थिकनेस ज्यादा, ऑर्थोगोनल थिकनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है जो आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैंने बताया एक्सियल ट्रेस थिकनेस। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस के लिए मैंने बताया कि ये आपका एक्सियल प्लेन को ही अगर मैं यहाँ से मूव करके इस जगह पे ले आऊं तो इसकी थिकनेस जो आएगी इसी को ही एक्सियल ट्रेस थिकनेस बोलते हैं। कि अब जो थिकनेस है फोल्ड के लेयर के बीच में
तो यही आपका एक्सियल ट्रेस थिकनेस हो जाएगा। यही एक्सियल प्लेन अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो जो थिकनेस आ रही है वो आपका एक्सियल ट्रेस थिकनेस हो गया। ये लेयर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो थिकनेस आ रही है यही एक्सियल ट्रेस थिकनेस है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पे अब फोकस करते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ रामसे क्लासिफिकेशन, तो नेचर ऑफ डीप आइसोगोन जो हमने देख लिया, डीप आइसोगोन क्या होता है, आउटर एंड इनर कर्वेचर। अब ये मैं बता देता हूँ आपको, ये जो आपका जो लेयर 2 है और ये लेयर 1 है, तो अंदर का जो लेयर है, जो इनर लेयर है उसकी कर्वेचर, और ये जो बाहर का लेयर है इसको आउटर कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आउटर और इनर कर्वेचर हो गया। इंटरलिन एंगल जो है ये हमने निकाल ही लिया है। थिकनेस ऑफ लिम की जो थिकनेस होती है ये थिकनेस और ऑर्थोगोनल दोनों डिफरेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। थिकनेस ऑफ हिंज एरिया, तो थिकनेस ऑफ हिंज एरिया कहाँ पर होगी, यहीं पे होगी जहाँ पे एक्सियल प्लेन है। तो एक्सियल प्लेन की थिकनेस हिंज एरिया में जो होगी वही थिकनेस तो हिंज थिकनेस ऑफ हिंज हुआ ना। तो ये भी आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है ना। तो अभी तो हमने ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया ले लिया कि ये सब क्या है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि कैसे इसका रिलेशन है ऑर्थोगोनल थिकनेस और एक्सियल प्लेन के थिकनेस का। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपका ऑर्थोगोनल थिकनेस है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है, और इस ऑर्थोगोनल थिकनेस में ये अगर ये मूव करके मैं इस लाइन को एक्सियल तो उसके थिकनेस को मूव करके लाऊं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी जो लाइन है ये आपकी ऐसे कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये आपकी हो गई एक्सियल प्लेन की थिकनेस, ठीक है। तो इसी को ही हमने यहाँ ड्रॉ किया है, और ये आपका हो गया एंगल थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस हो गया, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसके बेस पे ये हमारा एक रिलेशन बन गया, ठीक है। इस रिलेशन को ध्यान में रखना, ये रिलेशन हम यूज करते हैं आगे जब हम सिमिलर फोल्ड डिस्कस करेंगे, तब ये रिलेशन को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले रामसे सर ने फोल्ड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। तो ये 5 फोल्ड होते हैं, और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने जो पहले डिस्कस किया है पॉइंट, पहला तो एक कर्वेचर, ठीक है, ये कर्वेचर पे ये फोकस किए। दूसरा लिम का थिकनेस, ये देखिए आपको इसमें थिकनेस जो है लिम का ये आपको चेंज होते हुए दिख रहा है, तो ये लिम के थिकनेस के बेस पे हो गया। तीसरा ये जो डीप आइसोगोन है, जो आपने ये एंगल लिया और ये जो एंगल लिया, तो इन जो डीप आइसोगोन से जो बनने वाली जो जियोमेट्री है, तो इसके बेस पे और इसके साथ एक्सियल प्लेन का थिकनेस जो है ये किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके बेस पे इन्होंने फोल्ड को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रामसे क्लासिफिकेशन को। तो रामसे सर ने ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के बेस पे हम सारे फोल्ड को एक ही ग्राफ में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, आपकी जो हिंज होती है, हिंज और ये लिम, इस हिंज और लिम के रेशियो पर रामसे सर ने फोल्ड को एक ग्राफ बनाया, फोल्ड क्लासिफिकेशन का एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका लिम्ब होता है उसकी थिकनेस को इन्होंने टी अल्फा बोला, और हिंज की थिकनेस को इन्होंने T0 बोला, ठीक है। मैं आपको एक फोल्ड का डायग्राम बना के ये दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने थिकनेस लिया है। तो ये आपका एक्सियल प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस एक्सियल प्लेन में जो हिंज के पास ही तो है ये एक्सियल प्लेन, तो यही थिकनेस को हम हिंज की थिकनेस भी बोल सकते हैं, और इसी को ही एक्सियल ट्रेस का थिकनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज होती है तब जब ये एक्सियल प्लेन आपके हिंज के पास हो। तो इसको इन्होंने लिया है T0, और आपका जो लिम का थिकनेस है इसको इन्होंने लिया T अल्फा, ठीक है। अब जो T अल्फा अपॉन T0 का जो रेशियो है, इस पे जो एक ग्राफ बनेगी, इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए, लिम्ब
अपॉन हिंज। तो एक से बड़ी वैल्यू कब आएगी? एक से बड़ी वैल्यू तब आएगी ना जब लिम्ब की थिकनेस ज्यादा हो। तो लिम्ब की थिकनेस ज्यादा होगी तो कैसा फोल्ड बनेगा? लिम्ब की थिकनेस ज्यादा हो जाए तो आप देखिए ये एक फोल्ड का लेयर है और ये दूसरा फोल्ड का लेयर है। तो इसमें अगर मैं लिम्ब की थिकनेस ज्यादा कर दूं और हिंज की थिकनेस को कम कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा फोल्ड बनेगा? ये हुआ आपका, इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई क्योंकि भाई रेशियो एक से ऊपर है, तो लिम्ब की थिकनेस ज्यादा हो गई, टी अल्फा की थिकनेस ज्यादा हुई और टी जीरो की थिकनेस कम हुई। तो इस समय जो शेप बनेगा, ये जो शेप बनेगा आपका, इस टाइप से ज्योमेट्री जो फॉर्म करेगी शेप, इसको ही हमने क्लास 1A बोला है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। लिम्ब अपॉन हिंज की थिकनेस से डायरेक्ट रिलेशन रखता है ऑर्थोगोनल थिकनेस। ठीक है, ऑर्थोगोनल थिकनेस। अगर लिम्ब की थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, कि मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ कि ये आपका फोल्ड हुआ। ठीक है, इस फोल्ड में मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, देखो ये जो आपका सेकंड लेयर है, ये अगर मैं कम कर दूं लिम्ब का थिकनेस, लिम्ब का थिकनेस अगर मैं कम कर दूं तो ये जो टेंजेंट जाने वाली थी ये आपकी, ये एक टेंजेंट गई लेयर वन की। ठीक है, ये एक टेंजेंट हुई और दूसरी टेंजेंट जो है वो भी नियर अबाउट से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये जो दूसरी टेंजेंट है वो कितने बहुत पास आ रही है, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। ये देखो ये कितने पास है, ये ऑर्थोगोनल थिकनेस है आपका, ये कम हो गया। अब यहीं पे इस लिम्ब की थिकनेस को मैं बढ़ा दूं, ये कुछ इस तरीके से, तो ये टेंजेंट मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा? पीछे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये टेंजेंट अब मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा? पीछे लेके जाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अब थिकनेस आएगी, ऑर्थोगोनल थिकनेस होगी, वो चेंज हो गई, बढ़ गई। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल थिकनेस जो है ये क्या होती है आपके लिम्ब के थिकनेस पे डिपेंड करती है। किस पर? लिम्ब के थिकनेस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जहां भी आपको दिखे कि वैल्यू एक से ऊपर है तो आप सीधे बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल थिकनेस जो है वो हिंज से लिम्ब की तरफ जाने पे बढ़ेगा। और जहां पे वैल्यू एक से कम होने पे क्या होगा? हिंज की थिकनेस बढ़ गई ना, हिंज की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब देखिए दूसरा डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई एक डायग्राम है। अब इसमें मैं लिम्ब की थिकनेस कम करके हिंज की थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो लिम्ब की थिकनेस कम हो गई। अब लिम्ब की थिकनेस अगर कम हुई तो हिंज की थिकनेस बढ़ गई, बढ़ गई ना। तो आपकी जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो क्या होगा? लिम्ब के पास ऑटोमेटिकली कम हो गया, मैंने पहले ही आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये कम हो गया। तो हिंज की तरफ क्या हो जाएगा? हिंज की तरफ थिकनेस ज्यादा है तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होगा? हिंज की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ पे भी जो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ का भी तो डीप एंगल लेंगे ना। तो यहाँ पे जब डीप एंगल लेने के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर जो हम ऑर्थोगोनल थिकनेस बढ़ाएंगे बनाएंगे तो वो थिकनेस ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू जो इस लिम्ब के पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करके डीप आइसोगोन ले रहे हैं या डीप ले रहे हैं, तो उस पे जो ऑर्थोगोनल थिकनेस ड्रॉ कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो हमेशा जो है आपके हिंज और लिम्ब के थिकनेस पे ऑर्थोगोनल थिकनेस जो है वो डिपेंड करता है। जिस तरफ थिकनेस ज्यादा होगी उस तरफ ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हिंज पे ज्यादा है तो हिंज पे ज्यादा होगी, अगर लिम्ब पे ज्यादा है तो लिम्ब पे ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर रखना है। अगर आप ये समझ गए तो आपने 50 से 60% आराम से क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। सबसे पहले मैं क्लास 1 के बारे में बताया, क्लास 1A के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि आपकी लिम वैल्यू एक से ज्यादा होगी। ये आपकी एक है वैल्यू, इक्वल है,
यहाँ पे वैल्यू एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा वैल्यू होने के लिए लिम्ब की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हिंज से। तो लिम्ब की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऑर्थोगोनल थिकनेस कहाँ पे ज्यादा होगी, लिम्ब पे ज्यादा होगी, ना कि हिंज पे। ठीक है, तो यही पॉइंट को हम अभी आगे देखते हैं कि 1A क्लास में मैंने बताया लिम्ब थिकर देन हिंज। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। दूसरा देखिए, ऑर्थोगोनल थिकनेस पे जाते हैं। ऑर्थोगोनल थिकनेस इंक्रीज फ्रॉम हिंज टू लिम्ब। मैंने बताया ना, लिम्ब की थिकनेस अगर बढ़ गई है तो लिम्ब की थिकनेस अगर बढ़ गई तो हिंज की ऑर्थोगोनल थिकनेस भी क्या होगी, लिम्ब के पास ही ज्यादा होगी। अब इसके बाद आप एक टेबल भी देखिए, इस टेबल में भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका क्लास 1A फोल्ड है, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल थिकनेस देखो क्या हो रहा है, हिंज टू लिम्ब क्या क्लास 1A फोल्ड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे ही पहले ऑर्थोगोनल थिकनेस के व्यू पॉइंट से सारे फोल्ड को क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर एक्सियल प्लेन के एक्सियल ट्रेस के थिकनेस के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, फिर लास्ट में हम डीप आइसोगोन के बेस पे क्लासिफाई कर देंगे। इसे बहुत ही इजीली हम रामसेट सर की क्लासिफिकेशन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको ऑर्थोगोनल थिकनेस पे क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये एक यहाँ पे आपकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, अगर वैल्यू मुझे एक लाना है, ये एक से ऊपर की वैल्यू थी, ये वैल्यू एक हो गई, तो फिर से मैं लिख देता हूँ लिम्ब अपॉन हिंज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एक, मतलब लिम्ब पे जो थिकनेस होगी वही थिकनेस हिंज पे भी है। अब ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होगा, इस केस में ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट ऑर्थोगोनल थिकनेस हो जाएगा। आपका फोल्ड भी बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इस सेम थिकनेस वाली दोनों लेयर की थिकनेस क्या होगी, सेम होगी, कोई चेंज नहीं आएगा इनमें। ठीक है, ये मैंने पहले ही कहा कि ऑर्थोगोनल थिकनेस जो होता है वो आपके लेयर की थिकनेस पे डिपेंड करता है। जहां पे ज्यादा थिकनेस वहां पे ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। पर यहाँ पे तो मैंने दोनों की थिकनेस सेम बताई, लिम्ब की थिकनेस भी जो है वो टी अल्फा भी, और जो हिंज की थिकनेस जो है T0, ये दोनों इक्वल है। भाई ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो वैल्यू वन आएगी ना, तभी तो वैल्यू वन आएगी। तो इसी वन वाली लाइन को हमने क्लास 1B बोला है, ठीक है ना, क्लास 1B बोला है। और इसी क्लास 1B को हम बोलते हैं पैरेलल फोल्ड। क्यों पैरेलल, क्योंकि लेयर 1 इज पैरेलल टू लेयर 2। ठीक है ना, इसमें कोई भी थिकनेस में चेंजेस नहीं आ रहा है, दोनों फोल्ड में जो लेयर है वो पैरेलल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आपको दूसरी बात इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में, सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1A लिखा, 1A लिखने के बाद लिम्ब अपॉन हिंज लिखा। ठीक है, तो 1A में मैंने बताया कि लिम्ब की रेशियो जो है, वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा है मतलब लिम्ब ज्यादा हो गया, लिम्ब ज्यादा हुआ हिंज कम हुआ, तो लिम्ब की थिकनेस ज्यादा हुई मतलब ऑर्थोगोनल थिकनेस किधर ज्यादा हो जाएगी आपकी, लिम्ब टुवर्ड्स लिम्ब, इंच की तरफ लो हो जाएगी। आपका एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया यहीं पे। इसी तरीके से 1B में मैंने क्या बताया, लिम्ब अपॉन हिंज लिखा, वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 आ रही है तो आपकी दोनों थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, दोनों की थिकनेस सेम है तो दोनों थिकनेस सेम है तो आपकी ऑर्थोगोनल थिकनेस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड पॉइंट में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू एक से कम है, ठीक है, एक से कम है। जब वैल्यू एक से कम हो तो आप समझ जाओ, अगर मैं फिर से लिखता हूँ लिम्ब अपॉन हिंज, तो आप समझिए कि इस जो आपकी हिंज की वैल्यू है ये ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू लिम्ब। ठीक है, हिंज की वैल्यू अब ज्यादा है, लिम्ब की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जहां पे ज्यादा होगी वहां ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम टेबल में देख लेते हैं। देखिए इस टेबल में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्लास 1A फोल्ड में मैंने बताया इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू लिम्ब की तरफ ज्यादा है, तो लिम्ब की तरफ क्या करेगा, लिम्ब तो लिम्ब की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरे में मैंने बोला कि वैल्यू 1 है, अगर वैल्यू 1 है तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों का थिकनेस सेम है तो वैल्यू क्या होगी, ऑर्थोगोनल थिकनेस की कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए 1C में आपका हिंज का थिकनेस जो है वो बढ़ गया,
लिंब का थिकनेस क्या हो गया, कम हो गया। तो हिंज की तरफ ज्यादा वैल्यू होगी ना, लिम्ब की तरफ वैल्यू कम हो जाएगी। और इसमें बोला है कि फ्रॉम हिंज टू लिम्ब, तो हिंज की तरफ वैल्यू ज्यादा होगी और लिम्ब की तरफ वैल्यू कम होगी, तो डिक्रीज होगी ना। तो ये यहाँ पे डिक्रीज शो कर रहा है, ठीक है। और जितने भी इसके बाद जो फोल्ड आ रहे हैं, ये सारे ही वैल्यू एक से कम है, 1C 2 और 3। तो तीनों में ही क्या होगी, हिंज के पास थिकनेस ज्यादा होगी और लिम्ब के पास थिकनेस जो है वो कम होगी। तो कंटिन्यूअस तीनों फोल्ड में आपको वैल्यू डिक्रीज दिखेगा, क्योंकि तीनों में ही तो वैल्यू आपको क्या है, एक से कम है ना। तो आपको ये चीज माइंडसेट करके रखना है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये आप क्लियर कर लीजिए। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फोल्ड है, 1A 1B और ये 1C मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है फोल्ड 2। अब इस फोल्ड में भी आपकी वैल्यू एक से कम है, ठीक है। लेकिन इस फोल्ड में जो आपका जो ग्राफ जा रहा है ये एक एंगल के थ्रू जा रहा है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमने जो पहले एक डेरिवेशन किया था, इस एंगल के बेस पे बनता है ये। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम क्लास 1A 1B और 1C क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसमें हम 1A 1B 1C क्लासिफिकेशन और जो अदर कोई सिंगल फोल्ड है और क्लासरूम फोल्ड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 2 से बनकर आएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।